लास्ट क्लास में अपन सप्लाई सीखे थे कि सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 7 के हिसाब से हमने 5 पैरामीटर्स देखे, ठीक है। और भी चीजें, बट पहले 5 पैरामीटर्स देखे थे। गुड सर्विस होना चाहिए, ठीक, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इस पे बहुत लड़ाई लड़े थे अपन कंसिडरेशन में, क्योंकि इसमें एक अच्छा अमेंडमेंट भी है। ठीक, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। 5 बातें अगर फुलफिल होती है तो ही वो सप्लाई है, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है। और अगर सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी नहीं है, ठीक। इसके बाद हम कुछ और बातें करने वाले हैं जो थोड़ा सा और हम सीखते हैं। एक ये सर्कुलर है, बहुत सिंपल सा सर्कुलर है, समझो, एकदम सिंपल है। मान लो वर्धमान सर ने एक ड्राइंग पेंटिंग बनाई, ठीक है, और ड्राइंग पेंटिंग बनाई तो उसका एग्जीबिशन हो रहा है। तो वर्धमान सर जहां पर एग्जीबिशन हो रहा है ना, वहां पर उनसे बात की और उनको बोले कि भैया मैं ये ड्राइंग पेंटिंग बनाया हूँ, क्या मैं इसको आपके एग्जीबिशन में लगा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, आप हमारे एग्जीबिशन में लगा लो। मैंने वो पेंटिंग को उस एग्जीबिशन में लगा दिया। अब सरकार बोली ये आपने पेंटिंग सप्लाई की है। मैं बोला नहीं, मैं कहाँ पेंटिंग सप्लाई किया, मैंने तो एग्जीबिशन में लगाया है, अभी कोई खरीदा नहीं है, और मेरे को पता भी नहीं कि कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो मेरे को कैसे पता? हो सकता है कोई खरीदे और हो सकता है कोई ना खरीदे, तो वो पेंटिंग वापस मेरे पास आ जाएगी। सरकार बोली ठीक है, एक काम करता हूँ, अगर आपने अपना कोई भी आर्ट वर्क गैलरीज को दिया तो सिर्फ देने पे हम जीएसटी नहीं बोलेंगे, हम सप्लाई नहीं मानेंगे। पर अगर वो गैलरीज से आपकी कोई आर्ट वर्क को खरीद लिया तो उसको सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी होगा। तो जब तक कोई खरीदता नहीं है वो सप्लाई नहीं होता, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। समझ आया? ये सर्कुलर, हमने अगर आर्ट वर्क गैलरीज को दिया तो उसको सप्लाई नहीं मानते, बट सर अगर वहां से कोई खरीद लिया तो फिर जीएसटी लग जाएगा सर, फिर प्रॉपर जीएसटी की बिलिंग होगी सर। समझ आया? कल अपन एक वर्ड सीख रहे थे, सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसमें एक छोटी सी और भी लड़ाई है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। मैं जैसे आपसे एक पूछता हूँ, बताना। ठीक है, मैं एक फिल्म स्टार हूँ, ठीक है, जल्दी आप, ठीक है, मान लो मैं एक फिल्म स्टार हूँ, ठीक है। मुझे ना एक फंक्शन में बुलाया गया और वहां पर मैंने डांस किया, ठीक है। तो वो डांस करके मुझे 50 लाख रुपीज मिला, एग्जाम्पल है, ठीक है, 50 लाख रुपीज मिला। और वो जो 50 लाख रुपीज मिला उसको मैंने डोनेट कर दिया कि चलो यार किसी का भला हो जाए, एक चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर दिया। क्वेश्चन ये है, जो ये 50 लाख है इस पे जीएसटी होगा कि? एग्जैक्टली exactly. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बहुत आता है कि सर मैंने अगर कहीं पर परफॉर्म किया और वहां से जो मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है उस पे जीएसटी है सर। आपको एक बार कंसिडरेशन मिल गया, आप उसके बाद उस पैसे का कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप उस पैसे को आग लगा दो, पर जीएसटी तो लगेगा सर, जीएसटी तो लगेगा, क्योंकि आपने परफॉर्म किया है, उसका आपको कंसिडरेशन मिल गया, बाद में आप उसे डोनेट करो, जो करना है करो, बात से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले एक बार तो जीएसटी लगेगा। अगर ऐसा डायरेक्टली चेक अगर अपन क्या बोलते हैं वो ट्रस्ट के नाम पे करवा देते तो उस केस में ये माना ही नहीं जाता कि कंसिडरेशन मेरे को रिसीव हुआ है, तो फिर जीएसटी की बात कैसे आती? फिर तो ये होता कि मैंने डांस फ्री में परफॉर्म किया और सामने वाले ने ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, अगर डायरेक्ट चेक बनता तो। बट अगर मेरे नाम से बनेगा तो सरकार बोलती है फिर तो ये आपके लिए कंसिडरेशन है, इस पे जीएसटी है, फिर आप भले ये चेक किसी और को दे दो, ये पैसा किसी और को दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमारे लिए इसलिए समझना जरूरी है कि पहले आप ये तो समझो क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मेरा पढ़ाने का बिजनेस है, मैं अगर बुक बेचता हूँ तो वो नॉर्मल मेरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मैं लेक्चर सेल करता हूँ तो ये मेरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस है। टेस्ट बेचता हूँ तो भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। पर अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते फर्नीचर बेचना चालू कर दूं तो ये मेरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस है ही नहीं, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं करता ये मेरे बिजनेस से। तो ये एक समझना जरूरी होता है कि हमारे बिजनेस से क्या चीज कनेक्ट करती है और क्या नहीं करती। अब एक स्टूडेंट, इंटर वाले स्टूडेंट इसमें ज्यादा इलैबोरेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें आगे उस लेवल पे काम नहीं करना होता, अभी वो छोटे होते।
बट एक फाइनल का स्टूडेंट के लिए इसलिए काम का होता है क्योंकि जब वो ऑफिस भी खोलेगा तो बात तो यही आती ना, जो इन द कोर्स और फर्दरेंस है उस पे सप्लाई है, उस पे जीएसटी है, और अगर उस पे सप्लाई और उस पे जीएसटी तो उसके पीछे की क्रेडिट हम ले सकते हैं। अब जो आगे मेरा टैक्सेबल नहीं है उस पे पीछे की क्रेडिट कैसे मिलेगी सर? तो फाइनल के स्टूडेंट जब आगे ऑफिस खोलते हैं उनकी वर्किंग होती है तो उसके लिए बहुत काम का होता है ये। इंटर के स्टूडेंट के लिए ठीक रहता है क्योंकि इंटर में इतना डीप डिटेल जाते ही नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि वो और इतना डीप जाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, समझेगा कैसे, उतना डीप होता ही नहीं है इंटर में। बट फाइनल में ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप जब ऑफिस में बैठोगे ना आपको समझना होगा क्लाइंट 100 प्रकार के काम करता है, वो हर काम को जीएसटी में लाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको क्रेडिट चाहिए। आपको उसे समझाना पड़ेगा बैठा के, ए भाई सुन ये तेरे बिजनेस से कहीं रिलेट नहीं करता। बोले अरे भैया मैं तो बिजनेस के साथ ही, भैया आप साथ में करो कुछ भी करो बट ये आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है। अब आप कुछ भी करके बिजनेस से मत जोड़ दो भैया, क्योंकि आप आज तो क्रेडिट ले लोगे कुछ भी बोल के, फिर वही बात है सर, कल के दिन डिपार्टमेंट आएगा फिर नोटिस, फिर वही रिप्लाई बनेगा सर, फिर वो रिप्लाई खेलोगे ना, टाइम पास होना है फिर वो तो ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होता है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस, इन द कोर्स मतलब बिजनेस करते करते, फर्दरेंस मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने क्या ऐसा काम किया है, वही आएगा हमारा सप्लाई में और उसी पे जीएसटी की बात होती है। समझ आया? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर अपनी कार बेच दूं तो ये कैसे आएगा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस? ये मेरा काम थोड़ी क्या है, मेरा काम क्या है पढ़ाना। सर इन द कोर्स नहीं है मेरे कार बेचना, कार बेचना नहीं है, लेक्चर बेचना मेरे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस है। मैं अगर ऑनलाइन लेक्चर बेचता हूँ तो वो कवर हो जाएगा, मैं ऑनलाइन बुक बेचता हूँ तो कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मैं कार बेचूंगा ये कहाँ से कवर होगा? कवर ही नहीं होगा। अरे समझ, आप समझो, क्योंकि लोगों का क्या है काम की आजकल वर्सेटैलिटी बहुत हो गई है, कोई आदमी कुछ भी काम कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस भी खोल के बैठे हैं और ऑफिस के साथ साथ पढ़ा भी रहे, पार्ट टाइम थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं शाम को। कई लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं ये ऑफिस कर रहे हैं, ऑफिस के साथ साथ कोई छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि क्या चीज मेरे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस है और क्या चीज नहीं है। समझ आया? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें ये बहुत सिंपल होती है, वो इस पे आपको नहीं लड़वाते, बट जब रियल में आप ऑफिस में काम करोगे, ये प्रैक्टिकल फील्ड में काम करोगे तो आपको क्लाइंट से मिलना होगा और क्लाइंट से समझना पड़ेगा अगर तेरा बिजनेस क्या है और तू उस बिजनेस में कहाँ तक जा सकता है। कुछ भी काम को तू अपने बिजनेस में मत डाल दे। अरे समझ बैठा है दिमाग में, इसको समझते हैं। ये वर्ड का भी सुने हो, पोस्ट पेट्रोलियम। चलो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूरे सर्कुलर को समझते हैं, ठीक है? अच्छे से समझना, मजा आएगा। देखो एक तरफ होती है गवर्नमेंट, एक तरफ होते हैं अपन, ठीक है? अगर मेरे को इंडिया में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना है, ये नेचुरल रिसोर्सेज मेरे को निकालना है या यूज करना है, जो भी करना है, माइंस वगैरह करना है, तो मुझे गवर्नमेंट से लीज लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके अलावा कहाँ से होगा? हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है इंडिया में, और कोई सिस्टम ही नहीं है सर। अब मान लो मेरे को पेट्रोल निकालना है, ठीक है? इंडिया में 6 ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक? अब इन ऑयल रिफाइनरीज से अगर मुझे पेट्रोल निकालना है तो मुझे गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ता है, ठीक? गवर्नमेंट मेरे को बोलती है ठीक है सर हम आपको लीज लाइसेंस दे रहे, आप पेट्रोल निकाल सकते हैं। मैं बोला ठीक है निकाल लेता हूँ। अब मैं जब पेट्रोल निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, पेट्रोल निकालने का मेरे को खर्चा लगेगा, फ्री में तो नहीं निकलेगा। तो हमारा ना गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल ले रहे, मान लो मैंने 100 लीटर पेट्रोल निकाला, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है, 100 लीटर, 100 लीटर नहीं निकलता, बहुत निकलता है, ठीक है? मैंने 100 लीटर पेट्रोल निकाला तो मेरा गवर्नमेंट के साथ एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ देखो ये 100 लीटर मैंने निकाला है, मेरे को खर्चा लगता है निकालने का, कोई मशीन्स लग रही है, रिफाइनरीज मशीन लगी हुई है, बहुत खर्चे लगते हैं, लेबर रहते हैं, सबके खर्चे लगते हैं। तो मैं सरकार को बोलता हूँ मुझे लगता है एक्सपेंस, जो मैं एक्सपेंस करता हूं, जो मैं खर्चे करता हूं, इसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। सिर्फ वर्ड से खेल दिया है, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपल समझो, जो मैं खर्चा करता हूं एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको सरकार बोलती है कॉस्ट पेट्रोलियम,
क्योंकि ये आपका खर्चा है, एक पेट्रोल निकालने का खर्चा है, तो कॉस्ट पेट्रोलियम। ठीक है भाई, सरकार बोली ये 100 लीटर का क्या करेगा, मैं बोला वाह मैं थोड़ी रखूंगा, आगे बेच दूंगा भाई। सरकार बोली वेरी गुड, तू इसको बेचेगा और बेच के इसमें से अपनी कॉस्ट माइनस करेगा। सी बात है, सरकार बोली बचपन में सीखा है, सेल माइनस कॉस्ट करते तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट। समझ आया, यहां तक समझ आया। ये जो प्रॉफिट है इसी को बोला जाता है सर प्रॉफिट पेट्रोलियम। ये देखो देखो टेक्निकली मैं भी सिखा सकता हूँ, आसान से सीखोगे तो ज्यादा अच्छा है सर्कुलर, क्योंकि हमें सर्कुलर लिखना नहीं है, वर्ड पकड़ना है, वहां पर हमें वर्ड समझना है और वर्ड से सीखना है। तो ये हो गया प्रॉफिट पेट्रोलियम। अब सरकार मेरे को बोली सुनो मैं तेरे को लाइसेंस लीज दी थी भाई कि तू यहाँ से पेट्रोल निकाल ले, अब लीज लाइसेंस दी तो उसका पैसा दे मेरे को। मैं गवर्नमेंट को बोला मेरे पास अभी तो पैसा ही नहीं है, जब पेट्रोल निकालूंगा निकाल के बेचूंगा तब मेरे पास पैसा आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से समझो भाई। आज कहाँ से दूंगा, अप फ्रंट पैसा कैसे दूंगा मैं गवर्नमेंट को, इतना है ही नहीं मेरे पास पैसा। मेरे को पहले पेट्रोल निकालने दो बेचने दो फिर मेरे पास पैसा आएगा। गवर्नमेंट बोली ठीक है एक काम कर, जब तेरे पास पैसा आएगा, जब भी तेरे पास पैसा आएगा, जब तू इसको सेल करेगा अपनी कॉस्ट वगैरह माइनस कर लेगा, प्रॉफिट आएगा और इस प्रॉफिट में से तू हमें पैसे दे देगा। ठीक है दे दूंगा, प्रॉफिट होगा बिल्कुल पैसा दे दूंगा। समझ आया, यहां तक समझ आया। अब लड़ाई किन चीजों पे हुई, सबसे पहला क्या इस कॉस्ट पेट्रोलियम पे जीएसटी है, और दूसरा जो ये हम गवर्नमेंट के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं ना हम अपना, कुछ तो प्रॉफिट परसेंटेज देंगे, तो क्वेश्चन ये आया इस पे क्या जीएसटी है। समझ आया, दो चीजों पे लड़ाई हो गई, एक कॉस्ट पेट्रोलियम जो हमारी कॉस्ट लग रही है, और दूसरा सर जो हम गवर्नमेंट के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लीज लाइसेंस देने का पैसा ही नहीं है, तो हम गवर्नमेंट को बोलते तू रुक भाई जब बिकेगा प्रॉफिट होगा तब दे देंगे तेरे को। ये समझ आया, इन्होंने बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर किया, क्रिस्टल क्लियर। आप जो गवर्नमेंट के साथ प्रॉफिट पेट्रोलियम, प्रॉफिट का जो शेयर आप गवर्नमेंट को देते हो, ने प्रॉफिट में से जो गवर्नमेंट को शेयर देते हो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट है, उसको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया। अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते थे सर एग्जेम्प्ट क्यों, जीएसटी क्यों नहीं। अगर आप इस पे जीएसटी लगाए तो कल के दिन आप मेरा प्रॉफिट कम कर रहे हो, बर्डन बढ़ा रहे हो सर, बर्डन बढ़ा रहे हो, कल के दिन मैं पेट्रोल का रेट बढ़ा दूंगा। और अगर आप इस पे जीएसटी लगा दिए तो जो इतने टाइम से हल्ला चल रहा है कि अभी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, तो इनडायरेक्टली पेट्रोल तक तो जीएसटी पहुंच ही जाएगा फिर। तो इसीलिए इनको इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, बोले भैया पंगा नहीं लेते, आगे पेट्रोल तक जीएसटी पहुंच जाएगा तो ये लोग आम आदमी समझ जाएगा कि पीछे से जीएसटी आ ही रहा है पेट्रोल में, ऐसे ही पेट्रोल बहुत महंगा है। सॉरी, गवर्नमेंट को जो अपन अपने प्रॉफिट में से शेयर देंगे वो एग्जेम्प्ट है। अपना प्रॉफिट पे तो इनकम टैक्स, जीएसटी थोड़ी है, प्रॉफिट पे जीएसटी नहीं है, ठीक है, इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लड़ेगा। ठीक, दूसरा आप ये बोल सकते थे सर जो हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेट्रोल भी तो कवर होना चाहिए जीएसटी में, तो अभी पेट्रोल कवर कहाँ है जीएसटी में। जिस दिन कवर हो जाएगा उस दिन क्या होगा, हम जो ये पेट्रोल निकाल रहे हैं उस पे जीएसटी आ जाएगा, फिर कल के दिन पेट्रोल जो बिक रहा है उस पे जीएसटी आ जाएगा, फिर आगे टैक्स और पीछे क्रेडिट सब होगा, पर अभी तो नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं है। अभी पेट्रोल पे कहाँ जीएसटी है सर, अभी तो पेट्रोल पे पुराने टैक्सेस चलते हैं, पुराने टैक्सेस अभी भी लग रहे हैं ना, वो एक्साइज वगैरह लगेगा उसको नहीं छोड़ रहे हम, जीएसटी नहीं है सर। अगला है कॉस्ट पेट्रोलियम, खर्चे, ये सब जो खर्चे लग रहे सर, सरकार बोली ये कोई कंसिडरेशन नहीं है फॉर द सर्विस, ये खर्चे नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं माने जाते, सरकार बोली ये भी टैक्सेबल नहीं है। समझ आया, तो मैं एग्जाम में क्या याद रखूं, मेरे को तो इन शॉर्ट दो ही वर्ड से मतलब है, मैं जैसे प्रॉफिट पेट्रोलियम देखा एग्जाम करा छोड़ दिया, कॉस्ट पेट्रोलियम देखा नॉट टैक्सेबल लिखूंगा, एग्जेम्प्ट मत लिखना, कॉस्ट पेट्रोलियम को एग्जेम्प्ट मत लिखना। 90% ऑफ द स्टूडेंट पेपर में मैंने देखा है कॉस्ट पेट्रोलियम को एग्जेम्प्ट लिख देते, आधा तो ये फ्लो में लिख देते एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट नहीं लिखना, नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में अंतर होता है सर।
कॉस्ट पेट्रोलियम में टैक्स की बात ही नहीं कर रही सरकार, प्रॉफिट पेट्रोलियम में टैक्स की बात करती है सरकार बट एग्जाम कर देती है। डिफरेंस समझ आया? ये बैठा दिमाग में, अब इसको समझते हैं। सिक्योरिटीज, ठीक है, कल हम ये वर्ड बहुत सीखे, बहुत लड़ाई लड़े इस वर्ड पे क्योंकि सिक्योरिटीज समझना जरूरी था सर। अब बात ये हुई कि सर क्या सिक्योरिटीज पे जीएसटी है? नहीं, कल तो सीखे ना सर, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर करके रखे तो इस पे जीएसटी कहां से आएगा? क्रिस्टल क्लियर है? अब ध्यान देना, एक है लेंडर और एक है बोरोवर। लेंडर मतलब जो लेंड करता है अपनी सिक्योरिटीज, और बोरोवर मतलब जो बाय करता है। मैं आप लोग से थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग एएफएम पढ़ लियो। जब भी हम शॉर्ट सेल कर देते हैं कोई चीज तो शॉर्ट बात कर सकते हो ना, शॉर्ट सेल वगैरह वर्ड यूज करके, क्योंकि एएफएम में ये वर्ड यूज होते हैं, शॉर्ट सेल, कॉल, पुट, ये सब बात करते हो ना आप लोग। ठीक, जब हम शॉर्ट सेल करते हैं तो कोई भी चीज शॉर्ट सेल करने के बाद हमें उसको बाद में बाय भी करना पड़ता है, बाय करके देना पड़ता है। अब शॉर्ट सेल तो मैं कर दिया था क्योंकि मेरे को लग रहा था रेट नीचे जाएगा, मस्त पैसा पीट दूंगा। ठीक, रेट नीचे गया, पैसा पीट लिया। अब मेरे को लग रहा है यहाँ से रेट वापस ऊपर बढ़ने वाला है, तो मेरे को बाय करके देना पड़ेगा ना वापस। पहले तो मैंने शॉर्ट सेल किया था और मेरे पास सिक्योरिटी थी कहाँ, बिना सिक्योरिटी के मैंने शॉर्ट सेल कर दिया था। अब मुझे वापस खरीदना भी तो पड़ेगा। अब खरीदने के लिए मार्केट में गया कि सिक्योरिटी कोई तो बेच दे, साला कोई बेच ही नहीं रहे, कहाँ से लाऊं? पर मेरे को तो एक्सचेंज को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। मैं एक्सचेंज को ये थोड़ी बोल सकता हूँ कोई मार्केट में नहीं दे रहा है। एक्सचेंज बोलेगा पागल है, वो तेरा पर्सनल इशू है, तू हमें सिक्योरिटी ला के दे, हमें वो चाहिए। तो मैं बोला एक्सचेंज को एक काम करते हैं, रुक जाओ, सिक्योरिटी मेरे को मिल नहीं रही है मार्केट से, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लेता हूँ जो मुझे सिक्योरिटी लैंड कर दे, मैं उससे सिक्योरिटी बोरो कर लूंगा। क्या बोले, समझ आया? बैठा दिमाग में? तो बात सिंपल थी सर, एक होता है लेंडर जो सिक्योरिटी लैंड करता है, एक होता है बोरोअर जो सिक्योरिटी बोरो करता है। हाँ, जो शॉर्ट सेल किया वो बोरोअर है, उसी को तो बोरो करना पड़ेगा, सिक्योरिटी उसको चाहिए। तो सर्कुलर यही था सर कि कोई अगर पर्सन है जो सिक्योरिटी सप्लाई कर रहा है, कोई अगर पर्सन है अगर वो सिक्योरिटी सप्लाई कर रहा है, तो क्या सिक्योरिटी सप्लाई करना जीएसटी में आएगा? नो, सिक्योरिटी सप्लाई करना जीएसटी में नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन किसी को सिक्योरिटी सप्लाई कर रहा है तो वो जीएसटी में नहीं आता, वो जीएसटी में नहीं आता। पर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड ये जो लैंडिंग और बोरोइंग वाली सर्विस है ना, ये जीएसटी में। वापस रिपीट करता हूं, मैं अगर आपको शेयर्स बेच दूं वो जीएसटी में है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि हमने गुड्स की डेफिनेशन सिक्योरिटी को बाहर की है, आती ही नहीं वो बात। पर अगर मैं आपको सिक्योरिटी लैंड करूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको सिक्योरिटी लैंड कर रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, लैंड किया, उधारी दिया हूं सिक्योरिटी, अगर मैं आपको सिक्योरिटी लैंड कर रहा हूं, उधारी दे रहा हूं, तो सरकार बोलती इस केस में जीएसटी की बात होगी। रीजन ये आपने सिक्योरिटी बेचा नहीं है सर, आप किसी को उधारी में दे रहे हो ना, उधारी एक समय बाद वापस भी तो लोगे आप, देंगे ना उधारी वापस, तो सरकार बोलती इस केस में जीएसटी आ जाए। और जब हम आरसीएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर लैंडर सिक्योरिटी लैंड करता है बोरोवर को, तो बोरोवर आरसीएम में जीएसटी पे करता है। ये हम सीखेंगे आरसीएम वाले चैप्टर में, जहां पर रिवर्स चार्ज सीखेंगे वहां पर हम ये बहुत डिटेल में सीखेंगे। समझ आया? एकदम सिंपल सर, लेंडर ने लैंड किया सिक्योरिटी बोरोवर को, बेचा नहीं है, बेचता तो मैं बात ही क्यों करता आपके साथ, इतनी खत्म हो जाती कहानी। वो तो मैं तो पहले ही बोल देता गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, जीएसटी नहीं है, खत्म करो, हम पढ़ी क्यों रहे। पर यहाँ पर सिर्फ लैंड किया है सिक्योरिटी, तो सरकार बोलती है ये जो लैंडिंग वाला काम है ये कवर्ड है जीएसटी। समझ आया? बैठे हैं दिमाग में? सॉरी, हाँ, रियल लाइफ में होता ही है। रियल लाइफ में लैंडिंग और बोरोइंग वर्ड यूज नहीं करते, लेवरेज वर्ड यूज करते हैं रियल लाइफ में। क्योंकि मेरे भैया कुछ शेयर मार्केट में 13-14 साल से वो ब्रोकर है, तो मैं उनसे खुद पूछा था ये होता है, बोले हाँ हाँ पागल, करना पड़ता है।
जो शॉर्ट सेल किया उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा मार्केट को, नहीं तो फिर वो सेबी बीच में आ जाती है, और आप भी जानते हो सर सेबी पेनल्टी में कहीं पीछे नहीं हटती, फिर तो कैसे करेगा कोई आदमी। तो इसीलिए करना पड़ता है। जनरली वहाँ पर लैंडिंग वर्ड कम यूज़ करते हैं उन लोग ज़्यादातर लेवरेज वर्ड यूज़ करते हैं यार, सिक्योरिटीज लेवरेज करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, लैंडिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी चॉइस है सर, वर्ड के सिनोनिम्स। आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है सर, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो अपने मेंबर्स को गुड्स दे या सर्विसेज दे, सरकार बोली इस पे जीएसटी है। आप बोलोगे सर ये बोलना क्यों पड़ा, कारण है सर, अगर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करो तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कौन बनाया, मेंबर्स मिलके ही तो बनाए होंगे, बिना मेंबर्स के तो ये बना नहीं होगा। अब बात ये होती थी कि लोग कैसे लड़ते थे पता है, कि सर क्लब बनता कैसे है, मेंबर से, तो मेंबर है तो क्लब है, तो क्लब है तो मेंबर है, तो लोग क्या बोलते थे क्लब और मेंबर एक है, तो इस पे जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। सरकार बोली पागल हो, क्लब ऐसा नहीं होता है, क्लब मेंबर्स लोगों को सर्विसेज देता है। अब बहुत सारे क्लब है, रायपुर में भी बहुत सारे क्लब है, स्विमिंग पूल की सर्विसेज होती है, बैडमिंटन की, जिम की सर्विसेज, अरे बहुत सर्विसेज देता है क्लब। तो बोले ऐसे में तो फिर किसी सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा, हर आदमी मेंबर बन जाएगा, मेंबर बनने के बाद जीएसटी नहीं आएगा किसी चीज में। सरकार बोली ना 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 ना, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। सरकार बोली नहीं नहीं, अगर एक एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स या एसोसिएशन ऑफ पर्संस अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है, तो सरकार बोली गुड्स या सर्विस कुछ भी दे इस पे जीएसटी है। ये बोलने की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि आप समझो सोसाइटी भी तो होती है, सोसाइटी इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सोसाइटी मेंबर्स को सर्विसेज देती है सर, नहीं बोलते तो जीएसटी नहीं आता इनके बीच में, तो फिर पूरे छूट जाते हैं इन लोग जीएसटी से। तो सरकार ने बोला भैया एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन ले सकते हो टू इट्स मेंबर, या फिर मेंबर्स अगर क्या बोलते हैं क्लब को सर्विसेज दे, क्या दे सकते हैं, क्या मेंबर्स क्लब को सर्विसेज दे सकते हैं, कैसे, एग्जाम्पल, जैसे मान लो जो एपीआई में मतलब एग्जाम्पल चाहिए, हाँ सीए वो उसको एग्जैक्टली ये करते हैं, एग्जैक्टली ये होता है, एकदम 110% ये होता है, यही होता है। जैसे मैं एक जिम जाता था, ठीक है, तो वहां पर जिम में ना एक पर्सन आता था, वो वहाँ जिम का मेंबर था, ठीक, वो पर्सन ना क्या बोलते हैं जिम का तो पैसा दे ही रहा था, ठीक है, तो जिम की सर्विसेज ले रहा था वो, बट वो क्लब के लिए क्या करके देता था, वो ना इंजीनियर था, तो क्लब में अगर कोई भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई भी चीजें होती थी तो पूरा काम वो देख लेता था, तो क्लब उसको पैसा देता था, उसका एएमसी देता था, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंबर भी दे सकते हैं क्लब को, सीए वाला जो तू बताया वो होता, बहुत सारे होते हैं सीए, ये इंजीनियरिंग वाली सर्विसेज, कोई बड़ा ही क्लब हुआ तो वकील की भी जरूरत पड़ सकती है भाई, ठीक है, आ रही बात समझ, बेटा दिमाग में, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी शेड्यूल 1 में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आओ शेड्यूल 1 पढ़ते हैं, ये पता किसी को क्या होता है, यहीं से पूरी लड़ाई चालू होती है सर, यहीं से पूरी लड़ाई चालू हो जाती है। शेड्यूल 1 ये बोलता है सर कि 4 ऐसे केसेस है जहां पर अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी सरकार बोली हम तो जीएसटी लेंगे, हम तो जीएसटी लेंगे। मैं बोला वाह, आप ही तो बोले थे ऊपर कंसिडरेशन होना चाहिए, सेकंड पॉइंट। सरकार बोली ये एक्सेप्शन, जहां पर इन 4 केसेस में अगर आपके पास कंसिडरेशन ना भी हो तो भी सरकार बोलती है हम जीएसटी लेंगे, और लेंगे, आपको चाहे सही लगे गलत लगे कुछ भी लगे, हम लेंगे जीएसटी। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। एक बार मौका दिया, इस लाइन, ये वाली लाइन को एक बार आप पढ़ो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी ये, पर पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा।
आपको इस लाइन का मतलब बताऊंगा और कैसे मजे ले रही है इंस्टीट्यूट, इसमें मैं आपको बताऊंगा। हम्म। ना, नहीं होगा तभी लड़ाई है तो कोई दिक्कत है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग आराम से आंसर करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ये एसी है, ठीक। बहुत टाइम से इंस्टीट्यूट में चल रहा है सर। अब मेरे को लग रहा है यार ये एसी ना थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब इंस्टीट्यूट के लायक नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये एसेट अपने घर में लगा लिया। ऑब्वियस सी बात है, मैं घर वालों से पैसा तो नहीं ले रहा सर, ठीक। तो ये एसी मैं घर में फ्री में लगवा लिया। क्वेश्चन ये है, क्या वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा? हाँ, एसी है ना, बिजनेस एसेट, आईटीसी लिया है मैंने। इंस्टीट्यूट इसी में खेल देती है सर, बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। बिजनेस एसेट एकदम सिंपल है, समझो। पहला परमानेंट ट्रांसफर, गई घर, अब वापस तो नहीं आएगी घर से सर, परमानेंट ट्रांसफर। डिस्पोजल वर्ड का मतलब होता है किसी को बेच देना, दे देना, डिस्पोज कर देना, एसेट को यूज नहीं करना, डिस्पोज कर देना, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल और बिजनेस एसेट, वो मेरी बिजनेस एसेट है सर, मैं तो बिजनेस में ही यूज कर रहा हूँ, मैं आराम इंस्टीट्यूट के नाम से लिया हूँ, क्रेडिट भी ले रहा हूँ सर मैं तो उसकी, मैं तो क्रेडिट भी ले रहा हूँ। तो सरकार बोलती देख, परमानेंट ट्रांसफर हो गया, डिस्पोजल हो गया, बिजनेस एसेट हो गई, आईटीसी भी ले लिया। सरकार बोली इस केस में तो फिर तू अपने घर में फ्री में भी दिया तो भी जीएसटी लगेगा। मैं बोला वैल्यू कैसे लाओगे आप? हाँ, वैल्यू याद है, रूल्स, अभी अपन पढ़ेंगे रूल्स, वहां पर अपन पढ़ेंगे सेकंड हैंड गुड्स, याद है? ये तो सेकंड हैंड हो गया ना सर, ये तो यहाँ एक बार लग चुका है, तो यहाँ फर्स्ट हैंड था, वो तो घर गया तो सेकंड हैंड हो गया ना। सेकंड हैंड गुड्स का फिर रूल्स देखेंगे आप कि सेकंड हैंड गुड्स में रूल्स में वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसमें अपन सीखते हैं कि जहाँ आईटीसी लिए हैं, जहाँ नहीं लिए हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, वो अपन सीखेंगे वैल्यू वाले सप्लाई चैप्टर। आ रहा है समझ? ठीक है, बैठे है दिमाग में, ये पॉइंट पे बहुत लड़ाई है, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये पॉइंट तो अब चालू हुआ है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। ध्यान से सुनना, मजा आए। मैं ये एससी खरीदा अरम इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। सरकार बोली आईटीसी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिजनेस एसेट है तेरी, तू आईटीसी ले सकता है। मैं नहीं लिया आईटीसी, मैं नहीं लिया, आईटीसी अवेलेबल थी, मैं ले सकता था सर, मेरे क्रेडिट लेजर में दिख रहा था, मेरे को बस अप्रूव करके दबाना बचा था, मैं अप्रूव करता तो क्रेडिट मिल जाती मेरे को। मैं नहीं लिया यार, छोड़, कौन लेगा यार, ये केसी की क्रेडिट क्या लूंगा, नहीं लिया। फिर कल के दिन मैं इसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। बात ये आ रही है सर, अब क्या ये शेड्यूल 1 में कवर्ड होगा? ये पहला केस हमें ध्यान रखना। मैं आईटीसी ले सकता था, अगर नहीं लिया, आराम से वापस रिपीट करता हूं, आईटीसी ले सकता था, नहीं लिया तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। क्लियर है? पक्का? एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आईफोन खरीदा, अरम इंस्टीट्यूट के नाम से खरीदा कि यहाँ पर मेरे को अरम इंस्टीट्यूट में फ़ोन की ज़रूरत होती है क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, ठीक है। बात फिर वही आई कि मैं क्रेडिट लेने गया, जैसे ही क्रेडिट लेने गया सरकार बोली पागल है, फ़ोन की क्रेडिट कैसे लेगा, वो तो सेक्शन 17(5) अपन पढ़ेंगे, ब्लॉक क्रेडिट है, तो उसको नहीं ले सकता। मतलब अरे मैं बिजनेस के लिए यूज़ करूंगा। सरकार बोली देख मजाक मत कर, हमें भी पता है तो इसमें रील्स तो देखेगा ही, कोई 24 घंटा तो बिजनेस के लिए यूज़ तो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं पर्सनल आएगा, और जहाँ पर्सनल आया वहाँ क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगी। तो क्रेडिट नहीं दोगे? सरकार बोली ना ना, क्रेडिट ब्लॉक है इसकी। बोला ठीक है, फिर एक काम करता हूँ आईफोन ही बेच देता हूँ मैं। सरकार बोली वो तेरी इच्छा। मैं बोला नहीं बेचता, फिर एक काम करता हूँ अपने छोटे भाई को दे देता हूँ फ्री में। क्वेश्चन अगला ये, क्या शेड्यूल 1 में कवर होगा?
नहीं होगा। एग्जाम में ये 2 केस आते हैं सर। पहला केस ब्लॉक्ड हो गई है आईटीसी, और दूसरा केस मैं ले नहीं रहा हूं, मैं ले सकता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं ले नहीं सकता, मैं ले सकता हूं बट ले नहीं रहा हूं। समझ आया? बड़े अच्छे से ध्यान रखना इसको, बड़े अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। पहले तो अपन ये 2 वर्ड सीखते हैं, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट, और याद रखना ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक, रिलेटेड में कौन आता है पता है? इन्होंने रिलेटेड पर्सन डिफाइन किया। ठीक, ऑफिसर आ जाएगा, डायरेक्टर आ जाएगा ऑफ वन अनदर बिजनेस। वन अनदर बिजनेस मतलब मान लो ए है, बी है, बिजनेस ए कंपनी है, बी कंपनी है, इसका ऑफिसर एंड डायरेक्टर, इसका ऑफिसर एंड डायरेक्टर, ये दोनों रिलेटेड में आ जाते हैं अगर ये दोनों कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है। वन रिलेटेड पहला वाला, वन अनदर बिजनेस, ऑफिसर डायरेक्टर। तो हाँ, जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी का अगर कोई ऑफिसर और डायरेक्टर है तो वो ए कंपनी से रिलेटेड माना जाएगा। हाँ, जैसे ए कंपनी का कोई ऑफिसर और डायरेक्टर है, वो बी कंपनी में भी ऑफिसर डायरेक्टर है तो रिलेटेड मान लेंगे, ए और बी को रिलेटेड मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सच पार्टनर आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने लगे, अजीब अजीब टाइप से पूछती है इंस्टीट्यूट, क्या मजे ले रही है, एक्स पार्टनर बोलने लग गई है एक वर्ड। अब देखा जाए तो एक्स पार्टनर वर्ड सुन के ये लगता है पुराना वाला पार्टनर, और इसमें क्या लिखा हुआ है, आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। तो मतलब इसको मैं पढ़ता हूं तो इसके हिसाब से जो अभी पार्टनर है, अभी जो पार्टनर है वो रिलेटेड में है, बट एक्स पार्टनर रिलेटेड में नहीं है। तो एग्जाम में अगर एक्स पार्टनर दिखा, छोड़ देना, वो रिलेटेड नहीं है। समझो समझो आप इसका इम्पैक्ट समझो, वो रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड नहीं है। तो अगर मैं उसे फ्री में कुछ दूंगा तो उस पर जीएसटी नहीं है। रिलेटेड होगा तभी जीएसटी की बात है, रिलेटेड नहीं है तो जीएसटी नहीं है। ये हम भूल जाते हैं, एग्जाम में फ्लो में होता है, हड़बड़ी में हो जाता है ये चीज। भैया अगर एक्स पार्टनर है तो वो रिलेटेड नहीं है, और रिलेटेड नहीं है तो जीएसटी नहीं है। आप समझो, मैं अगर आपको फ्री में कुछ भी करके दे दूं, आप मेरे से क्या रिलेट करते हो? कुछ भी रिलेट नहीं करते। अब अगर मैं आपको फ्री में कुछ भी करके दूं, उस पर जीएसटी नहीं है, कैसे आएगा? जीएसटी नहीं आएगा। समझ आई बात? बेटा दिमाग में। अगला, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। ये तो बहुत सिंपल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। Any person directly or indirectly own or control 25% or more of the outstanding voting stocks or shares of both of them। ये बहुत सिंपल है, इसको समझो। मान लो वर्धमान सर है, वर्धमान सर ए और बी, इनके 25% कंट्रोल करते हैं, यही तो लिखा है। एनी पर्सन, वर्धमान सर चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल या होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। अब फर्क क्या हुआ, अगर मैं इसका भी 25% और इसका भी 25% होल्ड करता हूं तो सरकार बोलती है ये दोनों रिलेटेड है, क्योंकि इनडायरेक्टली वर्धमान सर इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों जगह वर्धमान सर बीच में आएंगे ही। 25% से ज्यादा है ना भाई, 25% से ज्यादा मतलब मेरी बात चलेगी वहां पर, बहुत होता है 25%। अगर तो इसका सब्सिडरी बना देगा, मान ले सी सब्सिडरी बना देगा, तो भी उस केस में होल्डिंग पे तो मेरा कंट्रोल आई गया ना। ए और सी का बोल रहे हैं, ये ए और सी का बोल रहे हैं, तो इधर होल्ड, जब भी सी का कोई डिसीजन होगा वो किसके थ्रू होगा? बी के थ्रू होगा, होल्डिंग के थ्रू, और होल्डिंग में मेरा कंट्रोल है।
आएगा ना, अगला पॉइंट आगे है ना, आगे है ना, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, ये इनडायरेक्टली में कंट्रोल हो जाएगा। जो तू सी वाला बोला ना वो इनडायरेक्टली में आ जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली वर्तमान से डायरेक्टली सी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं। भाई डायरेक्टली कहां कर रहा है, डायरेक्टली तो मैं बी को कर रहा हूं। हाँ 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 बिल्कुल, मैं और ए तो रिलेटेड ही थे, मैं और बी तो पहले ही रिलेटेड थे। हाँ 25% या उससे ज्यादा है तो मैं गारंटीड है वहां का या तो डायरेक्टर हूंगा। आप समझो ना, कोई परसेंट 25% से ज्यादा रखेगा किसी कंपनी में, या तो वो डायरेक्टर होगा, सीईओ होगा, एमडी होगा, कुछ तो होगा वो। 25%, हाँ हाँ शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। आएंगे ना आगे पॉइंट्स, आगे इसीलिए तो दिया हुआ ना, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। यहां पर 25% शेयर होल्डिंग है, और यहां पर नेक्स्ट वाले पॉइंट में बोला कि अगर भले ही आपकी शेयर होल्डिंग हो ना हो, बट अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो भी आप रिलेटेड में आ जाओगे। और वर्तमान सर ए को कंट्रोल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो वो जो 50% से ऊपर है वो होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन के लिए। कंट्रोल तो ऐसे रियल लाइफ में देखा जाए तो 25% है, उससे ऊपर में कंट्रोल आ जाता है हमारा। इसीलिए रतन टाटा जी अपनी कंपनी में कभी भी टाटा ग्रुप में 25% से नीचे उनकी होल्डिंग नहीं होने दी है, क्योंकि 25% रहेगा तो उनकी बात चलेगी। जहां 25% से नीचे गया तो आप लोग लॉ में पढ़ते हो, एसआर पास करना पड़ता है, एसआर ओआर पास करना पड़ता है ना। तो ओआर में तो जब जनरल मेजोरिटी से हो जाता है, एसआर में स्पेशल वो 3/4 वाली मेजोरिटी लगती है। तो जहां पर 25% आपका रहेगा, आपकी मेजोरिटी के बिना कुछ होगा ही नहीं काम। अरे समझ, बायजूस क्यों डूबा, बेवकूफ है, अपनी शेयर होल्डिंग इतनी कम कर चुका था कि उसकी बात ही नहीं चली। आप इतना भी कम मत करो ना कि लोग आपको निकाल दें, आपकी इज्जत ही ना बचे। इसीलिए कोई भी ओनर जो रहते हैं डाइल्यूट करते हैं, सब करते हैं डाइल्यूट, बट एक लिमिट तक। आप 25 से नीचे जाओगे तो आपकी बात ही नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी, फिर तो आपकी बात चलना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप 20% हो तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है सिर्फ कंपनी में, तो सब्सटैंशियल लेके नाच लो, क्या कर लोगे आप सब्सटैंशियल लेके। प्रॉफिट खाओ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, डिविडेंड खाओ 20%, बट आप कुछ और नहीं कर पाओगे। इसीलिए 25% कोई भी रखता है, कोई भी रखता है। कंट्रोल मतलब मैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करता हूँ, मीटिंग्स के डिसीजंस कंट्रोल करता हूँ, किसी भी सेंस पे कंट्रोल करता हूँ, कोई भी सेंस पे कंट्रोल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स कंट्रोल करता हूँ, कुछ भी कंट्रोल हो सकते हैं। कंट्रोल कोई एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि ये सिर्फ इसी पे कंट्रोल होगा ना, कंट्रोल कुछ भी हो सकता है। अरे समझ, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। एक कंपनी एक पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कंट्रोल कर रहा है, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब ये ए और बी, ये दोनों मिलकर वर्धमान सर को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता एक पर्सन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। फिर इन्होंने फैमिली को डिफाइन किया, भाई फैमिली कौन होती है, फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, ये सब मेरे पे होली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो यहां पर इंडिपेंडेंट लिख देते हैं और यहां बच्चे में डिपेंडेंट लिख देते हैं। बच्चे में कहीं नहीं लिखा है डिपेंडेंट होना, कहीं नहीं लिखा है। कहां लिखा है, देखो सिर्फ चिल्ड्रन लिख के छोड़ दिया। बच्चा डिपेंडेंट हो ना डिपेंडेंट हो वो रिलेटेड ही रहेगा, वाइफ डिपेंडेंट हो ना हो वो रिलेटेड ही रहेगी। पर ये जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर है, ये जब तक मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है तब तक ये रिलेटेड नहीं है। जैसे मेरी सिस्टर है, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है। अब वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो यहाँ रिलेटेड में नहीं है। अब वो रिलेटेड में नहीं है तो मैं अपनी बहन को अगर कोई भी चीज फ्री में दूं तो उस पर जीएसटी नहीं आ सकता सर। आप समझो, मैं अपनी बहन को जीएसटी का लेक्चर ही फ्री में दे दूं तो भी जीएसटी नहीं आएगा उसमें। क्यों आएगा, समझ आ रहा है, ये बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। इसके बाद इन्होंने बोला सर यहाँ पर पर्सन मतलब लीगल पर्सन आएंगे, ठीक। और इन्होंने बोला सर सोल डिस्ट्रीब्यूटर,
सोल कंसाइजनर, ये पता है कौन होते हैं? बिजनेस के सोल एजेंट। सोल एजेंट मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कंप्लीट कंट्रोल आपके बिजनेस का रखता हो, पूरा माल वही बेचता है, पूरी चीजें वही देखता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वही देखता है, एक अकेला एजेंट है, एक अकेला एजेंट। तो सरकार बोली अगर आपके बिजनेस का एक ही एजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वही रिलेटेड होगा सर। समझ आया? बैठा है दिमाग में? ठीक, ये हुआ रिलेटेड पर्सन। हमें दो वर्ड सीखना है सर, एक है रिलेटेड और एक है डिस्टेंट पर्सन। अब डिस्टेंट मतलब पता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है डिस्टेंट मतलब। चलो मैं आपसे कुछ आप लोग को पता है तो बताओ, फिर मैं पहले ट्राई करता हूँ। चलो मैं एक अच्छा पॉइंट पूछता हूँ। मान लो अरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अरम इंस्टीट्यूट रायपुर में। एक है ये टैगोर नगर में सर, ठीक। दूसरी अरम इंस्टीट्यूट है, वो भी रायपुर में, और वो सर मान लो कमल विहार में। क्वेश्चन ये है मेरा, क्या ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है? सर अगर सेम पेन है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। सर अगर डिफरेंट पेन है ये डिस्टिंक्ट है। एग्जाम में इन लोग कैसे खेल रहे हैं, एग्जाम में ये ऑप्शन देते हैं और यहाँ पर सेम के बदले डिफरेंट कर देते हैं। अगर ये डिफरेंट है पेन तो आप एग्जाम में ये मत लड़ना एग्जामिनर से कि भाई डिफरेंट पेन कैसे हो सकता है, नाम तो सेम है काम तो सेम है। अरे होगा डिफरेंट पेन यार, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? आपको वो बोला डिफरेंट पेन है, चुपचाप प्यार से डिस्टेंट पर्सन मान लेना। एक स्टेट के अंदर न्यू दिल्ली स्वीट्स, सुने हो ना, न्यू दिल्ली स्वीट्स की 2-3 ब्रांचेस, अब तो 3-4 ब्रांचेस हो गई, 3-4 ब्रांचेस हो गई रायपुर में सर। सेम पैन नंबर है तो डिस्टिंक्ट नहीं है, अगर अलग अलग पैन नंबर है बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन है। एक अरम इंस्टीट्यूट रायपुर टैगोर नगर, मैं अपने नाम से खोल लिया, अपना पैन यूज कर लिया। और एक अरम इंस्टीट्यूट रायपुर कमल विहार वाला मैं अपनी वाइफ के पैन नंबर से कर लिया। कर सकता हूँ मैं ऐसा। जीएसटी में एक स्टेट के अंदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन अलाउड है, कर सकते हैं, करता कोई नहीं है, कर सकते हैं। हमें एक स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउड है, कर सकते हैं, करता कोई नहीं है। आप रियल लाइफ में जाओगे तो कोई आपको ऐसा करता हुआ नहीं दिखेगा, बट कर सकते हैं। हाँ, करते इसलिए नहीं है यार, इसकी अलग बुक्स मेंटेन करना पड़ जाएगा, इसकी पूरी अलग बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, इसका पूरा जीएसटी का काम अलग हो जाएगा, इसका जीएसटी का काम अलग हो जाएगा, ये आदमी ही अलग होगा, ये भी आदमी अलग हो जाएगा, तो मेहनत बढ़ जाएगी। फिर एक सीए को कितनी फीस देगा तू ही बता। सेपरेट लिमिट मिल जाएगी बट वही है, काम बढ़ जाए, तेरा काम बढ़ जाएगा। तेरा काम अगर तगड़ा है तो कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर लोग इसलिए नहीं करते, कारण क्या होता है सुन, सेपरेट लिमिट तो मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन की, बट दिक्कत कहाँ पर है पता है? ये आदमी जब भी इसको सप्लाई करेगा जीएसटी आ जाएगा। अब तू मेरे को एक बात बताते, मैं मस्त बताता हूँ, ये जो टैगोर नगर वाला ये ना न्यू दिल्ली स्वीट्स, ये गुलाब जामुन खुद नहीं बनाता है, इसका गुलाब जामुन बन के आता है शंकर नगर से। अब अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं जीएसटी आ जाएगा? अभी नहीं है, अभी तो दोनों एक ही पैन नंबर से चल रहे हैं। अगर अलग अलग होता तो फिर वही बात है, जीएसटी आ जाता। अब तू नैवेद्य को ले ले, नैवेद्य भी तो 2-3 है ना, सुने होगे देखे होगे, 2-3 नैवेद्य। क्या लगता है देखो हर नैवेद्य में मिठाई बन रही है? नहीं 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 नहीं, एक ही जगह मिठाई बन रही है, तीनों नैवेद्य में घूम रही है। तो वो पता नहीं आप मेन ये ऐसे में तो पता ही नहीं चलेगा इसके पास स्टॉक कितना पहुंच रहा है, आगे ये सप्लाई कितनी कर रहा है। ये आउटवर्ड सप्लाई दिखाएगा नहीं, ये अपना इनवर्ट दिखाएगा नहीं, जितना काम है पूरा कच्चे में चालू हो जाएगा, कच्ची का दिक्कत चालू हो जाएगा। दिक्कत और कुछ चीज नहीं, नहीं इनवर्ड आउटवर्ड तो दिखा ही नहीं सकता तू। ये अगर आउटवर्ड दिखाया तो ऑब्वियस सी बात है इसका इनवर्ड है, ये बेचा है मतलब ये तो खरीदा होगा ना, तो फिर फंस जाएंगे।
हाँ, बिना कंसिडरेशन। सरकार बोलेगी एक बात समझ, अगर आज हम ये बिना कंसिडरेशन के इस पे जीएसटी की बात नहीं करते, अगर मान ले ये नहीं करते, तो एक बार बताइए, ये जो अरहम इंस्टीट्यूट कमल विहार वाला है, या न्यू दिल्ली स्वीट्स ले ले, ठीक है, न्यू दिल्ली स्वीट्स, ये न्यू दिल्ली स्वीट्स, अब मान ले कल के दिन ये गुलाब जामुन खरीद रहे, अगर ये मार्केट से खरीदता तो एक बार बता क्रेडिट लेता कि नहीं? क्रेडिट किस चीज का होता है? क्रेडिट किस चीज का होता है? जो हम टैक्स पे करते हैं। क्या पे किया ये आदमी अगर फ्री में रहा तो? जब ये एरियल्स परचेज करेगा ये क्रेडिट लेगा नहीं, ये आउटपुट टैक्स क्या बोलते हैं दिखाएगा नहीं, ये अगर टैक्स पीछे का दिखाएगा ही नहीं तो हमेशा इसके परचेस सस्ती दिखेगी, हमेशा इसकी परचेस कम दिखेगी, हमेशा इसकी परचेस कम की दिखेगी। फिर इनके बीच में क्या होगा, रियल में लाइफ में ये होगा कि प्रॉफिट मैनिपुलेट होना चालू हो जाएंगे, एंट्रीज घुमा देंगे इन लोग, बहुत गंदा एंट्री घुमा देंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी, इतना एंट्री घुमा देंगे, एंट्री स्टॉक। हाँ देख, रियल लाइफ में तो सब हो रहा है, रियल लाइफ में तो सब हो रहा है, बट वही बात है, जब तक कोई छोटा है पकड़ाता नहीं है, एकदम बड़े लेवल में होगा तो नोटिस आ जाएगी जीएसटी। छोटे लेवल में, अब एकदम छोटे लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट ने एकदम छोटे लेवल पे नहीं उतर के पकड़ता जीएसटी, अबे उसके पास भी बहुत काम है भाई ठीक है, एकदम छोटे लोगों को पकड़ने चले गए जीएसटी वाला तो पागल हो जाएगा। बट अगर कोई भी थोड़े बड़े लेवल पे, जैसे न्यू दिल्ली स्वीट्स है, नैवेद्य है, इन लोग कुछ घपला करेंगे भग से पकड़ा जाएंगे सर, क्योंकि इन लोग बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, 3-4 लाइन से इनके ब्रांचेस हो चुके हैं, इन लोग अब नोटिस पे हैं जीएसटी वालों के, क्या साले तू घपला कर, पकड़ते हैं हम तेरे को। छोटा आदमी होगा, एक किराना दुकान थी 2 कर दिया, उसके पास नहीं जाएगी जीएसटी डिपार्टमेंट, जावे क्या तेरे को पकड़ेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला तेरे से, में इनसे मिलेगा सर। लंबी मिठाइयाँ बेचते हैं, तगड़े से पैसा पीट रहे हैं, और देख अच्छे अच्छे शोरूम्स बना के मतलब मिठाइयाँ बेच रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि छोटी सी दुकान खोल के मिठाई बेच रहे हैं, हाँ, एक से एक बना रहे हैं दुकान इन लोग, तो वो आई कैचिंग हो जाता है। समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा, तो अपन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये पहला वाला क्लियर हुआ। दूसरा, मान लो अरहम इंस्टीट्यूट रायपुर में, फिर अरहम इंस्टीट्यूट मुंबई में, सरकार बोली ये तो डिस्टिंक्ट पर्सन ही है। मैं बोला क्यों? सरकार बोली एक चीज सिंपल समझ ले, जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये अलग रजिस्ट्रेशन में चल रहा है, ये अलग रजिस्ट्रेशन में चल रहा है, तो सरकार बोली डिस्टिंक्ट पर्सन ही है। सारी बात समझ। अब आप यहाँ पर बोल सकते हो सर सेम पेन होगा तो भी अलग अलग माना जाएगा, हाँ सेम पेन होगा तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन, और अगर डिफरेंट पेन हुआ तो फिर लड़ाई क्यों है, फिर तो वो वैसे ही डिस्टिंक्ट पर्सन है सर। समझ आई कहानी? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? हाँ, सेम पेन ही होता है, सेम पेन ही होता है, सेम पेन। बहुत रेयरेस्ट कोई अलग पेन यूज करता है, नहीं करता, नहीं चेंज करते। पेन चेंज किया मतलब आइडेंटिटी चेंज हो गई बिजनेस के पीछे। आप समझो ना, एक पेन ही तो एक आदमी की पहचान है, पेन से ही तो आप जीएसटी में रजिस्टर करते हो, पेन से ही तो इनकम टैक्स में रजिस्टर करते हो, अलग ही कहानी हो जाएगी। फिर आप सीए को पैसा दे सकते हो तो जितना देना है तो फिर तो सीए क्यों मना करेगा? हर रिटर्न का अलग, वो तो अलग, एक बात समझ, सीए भी तो हर रिटर्न का अलग आदमी बोल देगा ना, ये पेन अलग है तो ये आदमी अलग है, ये पेन अलग है तो ये आदमी अलग है, दोनों का अलग अलग पैसा लेना स्टार्ट कर देगा सीए भी। समझ आ रही कहानी? हमारे लिए अच्छा है और पैसा बनेगा। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, ये भी अगर हो रहा है तो सरकार बोलती भी है इस केस में भी हम इसे डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, और इस पे जीएसटी की बात है। स्टॉक ट्रांसफर इसलिए बोलने की जरूरत है सर, अब समझो, पार्ले के साथ ही बहुत ज्यादा होता है स्टॉक ट्रांसफर। पार्ले यहाँ बनता ही नहीं है, कहाँ बनता है? छत्तीसगढ़ में पार्ले का बिस्किट नहीं बनता, नहीं बनता, मैं बता रहा हूँ भाई, पार्ले का यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, पार्ले का बिस्किट यहाँ नहीं बनता है, पार्ले का बिस्किट बाहर बनता है सर। आप पढ़ोगे तो उसके पीछे पार्ले का पैकेट कभी देखोगे ना, वो 5 वाला जिसमें वो लड़की रहती है, जिसमें झील का हो रहता है, उसके पीछे पढ़ के देख लेना। पार्ले यहाँ बनता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, वो तो नागपुर में बनता है। स्टॉक ट्रांसफर, या तो अपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सरकार वाली इन सबको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं।
हम इसलिए डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं क्योंकि रीजन सिंपल हमारा एक ही है। देखा जाए लॉजिकली तो नहीं भी माने तो भी काम बनता है, बट अगर मानना मान ली इसलिए जरूरी है, हम ट्रांजेक्शन ट्रेल क्रिएट करना चाहते हैं। हम ट्रेल से चेक करना चाहते हैं कौन सी चीज कहां से कहां जा रही है। सर कल के दिन ये नहीं बोल सकता मेरे को तो पता ही नहीं था, ये नहीं बोल सकता मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर क्या होता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, रियल लाइफ में जब आप लोग ऑडिट करते हो तो आप लोग की बैंड कहाँ बसती है। साला आए बाय स्टॉक दिख रहा है, जाके दुकान में देख रहे तो स्टॉक ही नहीं है। यही तो ऑडिट में दिक्कत आती है, जब आप लोग ऑडिट करते हो तो जाके देख रहे हो स्टॉक ही नहीं है, और साले कई आदमी इतना स्टॉक रखा है यहाँ दिखा नहीं रहा बुक्स में। यही दिक्कत है तो आप फेस करते हो। फिर आप लोग कच्चा पक्का करना चालू करते हो, एंट्री घुमाना चालू करते हो कि स्टॉक को एडजस्ट करना है। यही तो करते हो आप लोग, यही करते हो, क्योंकि आप अगर स्टॉक एडजस्ट नहीं किए तो वो मार देगा आपको, बैंक वाला मार देगा, बोलेगा पागल है क्या। आपको सीएमए डाटा देना पड़ता है ना, सीएमए डाटा देते हो, स्टॉक स्टेटमेंट्स देते हो, ओडीसीसी लिमिट्स रहती, मार देगा वो आपको, लेकिन पागल है कि भाई क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर वो खुद चाहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन ट्रेल क्रिएट हो, तो ताकि कल के दिन बैंक्स को भी पता चले कि कहां से कहां स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है, और जीएसटी वाला बोलता है हमें भी पता चले भाई कहां से कहां चल रही कहानी। ये इसके बैकग्राउंड के रीजन है, और मैं तेको बता रहा हूँ ये आज भी इंडिया में प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। तू जो बोल रहा है वो सच है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ नहीं फॉलो कर रहे हैं लोग, नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए तो सीए की जरूरत पड़ रही बार बार स्टॉक को सही टैली करने के लिए। एक का स्टॉक परचेज दिख रहा है, दूसरे का सेल ही नहीं दिख रहा है, ये कैसे हो गया। जब मैं खरीदा हूं तो उससे स्टॉक तो आना चाहिए। फिर मैं बैठ के आखिरी में उसको बोलता हूँ भाई ला तेरी बुक भी देखता हूँ, मैं अपनी बुक भी देखता हूँ, अगर वो फाइनल करके बैठा है तो मेरे को ठीक करना पड़ेगा, और मैं फाइनल करने बैठा हूं तो मैं पहले फाइनल करूंगा फिर वो ठीक करेगा मेरे हिसाब से। करना ही पड़ता है, ऑफिस में बैठ के यही काम हो रहा है। ऑडिट में टाइम कहाँ जा रहा है, ऑडिट में बाकी टाइम कहीं जाता ही नहीं, ऑडिट में टाइम इसी में चले जाता है, एडजस्टमेंट्स में। नहीं तो ऑडिट जल्दी नहीं पड़ सकती, ऐसा नहीं है कि ऑडिट करने में कोई सालों लग जाता है इंसान को, नहीं, हम तो सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हैं। ऑडिट में टाइम इसी एडजस्टमेंट के चक्कर, और ये एडजस्टमेंट को मैच करने के लिए, ये एडजस्टमेंट की दिक्कत खत्म करने के लिए इन्होंने ट्रांजैक्शन ट्रेल क्रिएट करवा दिया कि भैया कम से कम एक का आउटपुट दिखेगा दूसरे का इनवर्ट दिखेगा तो हमें समझ भी आएगा, और कल के दिन ट्रांजैक्शन ट्रेल रहेगा कि कहाँ से आउटपुट जा रहा है, कहाँ इनपुट हो रहा है। क्लेम कर लो ना, सरकार मना थोड़ी कर रही है। आप समझो, सरकार अरहम इंस्टीट्यूट रायपुर अगर मुंबई को कोई सर्विसेज दे रहा है, सरकार मना थोड़ी कर रही है, इसको बोल रही है तू ले ले क्रेडिट, तेरे को क्रेडिट लेना है ले ले। अरहम इंस्टीट्यूट रायपुर से मुंबई में मान लो मेरी बुक गई, सरकार बोलती है ले लो क्रेडिट, हम मना कहाँ कर रहे हैं, क्रेडिट ले लो, आप प्रॉफिट मत जोड़ना तो आपकी कॉस्ट कभी बढ़ेगी नहीं सर, बुक्स की कोई टेंशन ही वाली बात नहीं है। सरकार को इसीलिए क्रेडिट देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बोलती क्रेडिट ले लो, हमें ट्रांजैक्शन ट्रेल चाहिए ताकि बैकग्राउंड में कभी भी हम पकड़े तो हमें समझ आएगी कहाँ से क्या नहीं। तो डिपार्टमेंट आधे टाइम समझ नहीं पाता, और दिक्कत ये नहीं है डिपार्टमेंट नहीं समझ पाता, दिक्कत ये कि हम डिपार्टमेंट को नहीं समझा पाते कि भाई ये कहाँ से आया क्या है। और देख एक चीज बता रहा हूँ एकदम हकीकत है, तो डिपार्टमेंट में जाएगा ना तो उसको 2 बार बताएगा समझाएगा ना, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया ना तो वो सिंपल बोल देगा नहीं भैया नहीं समझ आ रहा है, आपके बुक्स ठीक नहीं है, फिर तू जा प्रूव कर, फिर जो कचर कचर है तू निपटा। फिर नहीं समझ आएगा तो फिर वो तेरे से ये लेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो तो अंदर की बात है वो तो अंदर की बात है। मान लो मेरी कोई कहाँ पर है, सेम पैन नंबर है डिस्टेंट नहीं है तो फिर खत्म कहा। सरकार छोटे लोगों को छोड़ के रखिए, क्योंकि एक शहर के अंदर आदमी 2-3 बिजनेस खोल लेता है। इस से पहले अंदर वो उड़ाना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सरकार छोड़ के रखी है छोटे मोटे लोग। सरकार का कहना ये है कि ये कहानी तब एप्लीकेबल हो जाती है जब कोई बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, बड़े ही लेवल पे चले गए तब ये कहानी आती है। छोटे मोटे को तो परेशान नहीं करती सरकार, इतना परेशान करेगी तो लोग मारेंगे सरकार, काम करना छोड़ देंगे जीएसटी, फिर और भर्ती करेंगे। सरकार इतना परेशान नहीं करती, और इसीलिए सरकार प्यार से बोल भी देती है भैया तू क्रेडिट ले ले, हम जीएसटी लगाए ना ठीक है तो क्रेडिट ले ले,
ताकि तेरे को कोई दिक्कत ना हो, तेरे को ऐसा दुख ना हो कि मेरे को जीएसटी पे करना पड़ गया। अरे बात समझ, बैठा दिमाग में, याद रखना इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये मत भूल जाना, ये हमारा बेस है सर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है। अब इसमें ना कई सारे स्टूडेंट जो मेरे से लड़ते हैं कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो गिफ्ट 5,000 तक की दे सकता है, हम सैलरी में पढ़ के आए। भाई वो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अलग है, ये जीएसटी है। यहाँ पर ये बोला कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है, कितने तक का? 50,000। 50,000 तक का गिफ्ट देगा सर, वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता। 50,000 1 रुपी का भी गिफ्ट दिया तो 50,000 1 रुपी पूरा जीएसटी में कवर हो जाएगा, फिर जीएसटी चार्ज होगा सर। फिर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो क्या वो शेड्यूल 3 में कवर नहीं हो जाएगा? क्योंकि शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर। मैं बोला भाई सर्विसेज लिखा हुआ है, अब एक गिफ्ट कहाँ लिखा है? गिफ्ट कौन सी सर्विस होती है? गिफ्ट तो फ्री में होता है, वन साइडेड होता है, यूनिलेटरल होता है सर, ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, ट्रांसफर गिफ्ट्स होता है। तो सर ये कहाँ पर आएगा? वो शेड्यूल 3 में आएगा ही नहीं सर। तो 50,000 से ऊपर का रहा तो जीएसटी है, 50,000 से कम रहा तो कोई कहानी नहीं है। 50,000 साल भर की लिमिट है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए। 50,000 साल भर की लिमिट, ये महीने की कहाँ लिखा है? मंथली बताओ, लिखा तो है वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, साल भर, पूरे साल भर की लिमिट है 50,000। और फिर कई स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं सर क्या इसमें भी एग्रीगेट करके चेक किया जाएगा? ऑब्वियसली एग्रीगेट किया जाएगा, लिखा है वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एग्रीगेट ही करोगे ना आप, बिना एग्रीगेट के कैसे करोगे सर बताओ? समझ आई कहानी यहाँ तक? पक्का बढ़ सकता हूं आगे? अब थोड़ा सा मेरे साथ आप इसको समझो। एक है प्रिंसिपल, एक है एजेंट, ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं पता नहीं क्यों। और एक है कस्टमर। प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है, एजेंट आगे कस्टमर को देता है, यही जिंदगी चल रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई कब हुई? जब प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया, ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया और ये जो गुड्स दिया फ्री में दिया। लड़ाई तो हम शेड्यूल 1 की लड़ रहे हैं ना सर, और शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन नहीं है। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया और फ्री में दिया। बात ये आई कि सर जब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स फ्री में देता है तो क्या शेड्यूल 1 में कवर होगा? मैं बोला रुको, एग्जाम में सबसे पहली लाइन, पहला वर्ड ये देखना कि सर ये जो एजेंट है वो इनवॉइस किसके नाम से बना रहा है। सर अगर ये इनवॉइस अपने नाम से बना रहा है तो ये शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। अगर ये इनवॉइस अपने नाम से बना के कस्टमर को दे रहा है, अपने नाम से मतलब खुद एजेंट अपने नाम से इनवॉइस बना रहा है और आगे कस्टमर को सेल कर रहा है, तो सरकार बोलती है शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा, इसमें कंसिडरेशन नहीं है, शेड्यूल 1 में कवर होगा, इस पे जीएसटी होगा, ये सप्लाई में माना जाएगा। पर अगर यही एजेंट इनवॉइस जो है अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में बना रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे बिल बना रहा है, तो सरकार बोली इस केस में भले ही ये फ्री में है पर ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा और इस पे जीएसटी नहीं है। सर मैं इस पार्ट की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, इस पे तो जीएसटी हो गई ना, कस्टमर से तो जीएसटी लोगे ना, इसकी तो लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई हम सिर्फ इसकी लड़ रहे हैं। तो हमें एग्जाम में एकदम क्रिस्टल क्लियर एक ही चीज याद रखना है कि सर प्रिंसिपल एजेंट के केस में मैं पहले बिल देखूंगा किसके नाम से बन रहा है, मेरे को सिर्फ इससे मतलब है कि बिल किसके नाम से बन रहा है, मेरे को ये जानना है कि बिल किसके नाम से, क्योंकि बिल डिसाइड करेगा कि पीछे जो फ्री में चल रहा है उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा। अब ये थी आम जिंदगी। मेंटोस क्या है? मेंटोस ये है सर कि प्रिंसिपल और एजेंट की जो ट्रांजैक्शन कवर है वो सिर्फ गुड्स के कवर हैं शेड्यूल 1 में। इसका मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर सर्विसेज फ्री में दे दी तो उस पे जीएसटी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, सर्विस पे नहीं आएगा, सर्विस शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, सिर्फ गुड्स कवर्ड है, सिर्फ गुड्स कवर्ड है, सर्विस कवर्ड नहीं है।
सर्विस में एजेंट मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया, सर्विस में क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा? हाँ, देख एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना तो मुश्किल है, एग्जैक्ट तो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा कि मैंने जो तेरे को सर्विस दी तू आगे वो सर्विसेज दे दे, बट कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक। जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग समझता है, ठेकेदारी में जो होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मैं तेरे को सर्विस दिया तो वही सर्विस आगे फॉरवर्ड कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ये होता है, सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग में ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि एक एजेंट है, एजेंट के थ्रू हम आगे काम कर लिए। जैसे मान ले मैं ये बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक आदमी को अपॉइंट किया, ठीक है, उस आदमी को बोला भैया सुनो मैं आपको ये चीज करके दे रहा हूँ, ये सर्विस आपको दे देता हूँ, आप यही सर्विस आगे कस्टमर को भी दे देना, ठीक है, मैं आपको डिजाइन बना के दे रहा हूँ, आप यही डिजाइन आर्किटेक्चर, मैं आपको ये डिजाइन बना के दे रहा हूँ, आप यही डिजाइन आगे कस्टमर को सप्लाई कर, मैं आपको डिजाइन फ्री में दे रहा हूँ, आप आगे कस्टमर से 5,000 ले लेना। ये होता है रियल लाइफ। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, छोटे मोटे में मत जाना, छोटे मोटे में तो वो प्रिंसिपल और कस्टमर ही मिल जाते हैं बीच में, छोटे मोटे में बीच में एजेंट घुसते हैं, सॉरी बड़े बड़े में एजेंट घुसते हैं, छोटे मोटे में तो एजेंट नहीं आते, छोटे मोटे में तो दोनों पार्टी मिल लेती है सामने ही। तो होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और एग्जाम्पल चाहिए मेरे पास बहुत सारे, मान ले मेरी ये कार का शोरूम है, ठीक है, तो मैं तेरे को मैं तेरे को एज एन एजेंट अपॉइंट किया और मैं तेरे को गाड़ी बनाना सिखा दिया, ठीक है, मैं तेरे को गाड़ी बनाने की सर्विस सिखाया, ठीक, तूने आगे वही कस्टमर को दिया, मैं तेरे को फ्री में इस पे जीएसटी, तू आगे जो कस्टमर को है तू उस पे जीएसटी दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तू ले सकते। समझ आया? ये रियल लाइफ में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है गुड्स और सर्विस में, इन्होंने सर्विस को बाहर कर दिया क्योंकि सर्विस ट्रैक नहीं हो पाएगी, गुड्स का मूवमेंट ट्रैक हो जाता है, सर्विस इनका बाप ट्रैक नहीं कर पाएगा, कैसे ट्रैक करोगे, पकड़ ही नहीं पाओगे कहाँ हो रहा है ये सर्विस का, क्योंकि सर्विस एक ऐसी चीज है जो अगर फ्री में हो गई नहीं तो पकड़ नहीं आती है, गुड्स पकड़ आएगा, कैसे नहीं आएगा, अरे भाई मेरे पास से स्टॉक तेरे पास जाएगा, कैसे नहीं दिखेगा, दिखेगा, सर्विस कैसे दिखेगी आप मेरे को बताओ, सर्विस कभी नहीं दिखने वाली, सर्विस दिखेगी नहीं, और सर्विस पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जितनी चोरियां होती है सर्विस पे होती है, गुड्स पे चोरियां नहीं हो पाती, गुड्स तो दिखता है ना, जा रहा है दिख रहा है आंखों से, कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है, गुड्स ही पकड़ लेंगे, जब्त कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, सर्विस को कैसे कॉन्फिस्केट करोगे, आदमी थोड़ी के अंदर डाल दोगे भाई, इसीलिए इन्होंने गुड्स को कवर किया, उन्होंने बोला सर्विस तो हम खुद भी नहीं कर पाएंगे, सारी बात समझ एकदम दिमाग में बैठा है, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी रखना कि भैया प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में गुड्स कवर्ड है, सर्विस नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन करेंगे जब क्वेश्चन बैंक में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और उसमें फंसते ही हैं हम उसमें फंसते ही हैं, सभी फंसते हैं, और मैं आपको बताऊंगा फिर भी आप उस दिन उस पर फंसोगे, देखना, और आप लोग उसमें बोलोगे कि सर जीएसटी है, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है वो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में? ये सब नहीं होगी, तो इस एजेंट में इंडिपेंडेंट, हाँ यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं इनवॉइस वाली बात, तब तो सरकार को लगा कि हम क्या लिखे हैं हमें ही नहीं समझ आ रहा है, तो बाद में सरकार इसको पूरे सर्कुलर से समझाइए, क्या करेगी सरकार, सरकार खुद आत्मसमर्पण कर दी थी, किसी को नहीं समझ आ रहा था, सर आएगा तब तो मैं कुछ करूंगा उसका ट्रीटमेंट, ये सरकार को पूरा सर्कुलर से समझाना पड़ा था, ये पूरा लंबा चौड़ा सर्कुलर था, मैं आपको इन शॉर्ट एकदम शॉर्ट क्रक्स में बताया, मैं बोला भैया बिल देख ले किसके नाम पे, डिसाइड कर लेते हैं। सरकार ये जो सर्कुलर है आप रियल जाके देखोगे तो पूरा 1.5 पेज का तो ये सर्कुलर है,
डेढ़ पेज में सिर्फ यही समझा रहे हैं कि भाई बिल देखो किसके नाम से बिल है ये देखो, वही समझा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रक्स में लिख के समझाया कि भैया बिल देखना, एग्जाम में ये देखना कि इनवॉइस किसके नाम पे, बकायदा बताता है एग्जाम में इनवॉइस किसके नाम, नहीं बताएगा मैं कैसे पहचानूंगा, इनवॉइस किसके नाम से बकायदा बताएगा, तो आप बिल ढूंढना किसके नाम से। समझ आई कहानी, बैठा दिमाग में। एक और है, ठीक, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला, इसको समझते हैं, ध्यान देना सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बाहर से हमने इंपोर्ट किया, इसमें दो ही कहानी हो सकती है, विद कंसिडरेशन और विदाउट। विदाउट कंसिडरेशन, अगर मैंने कोई भी सर्विस इंडिया के बाहर से विद कंसिडरेशन मंगाई है तो सरकार बोलती है सोच ही क्या रहा है, जीएसटी इसमें। मैं बोला मेरे बिजनेस से रिलेट नहीं करती, मैं तो अपना घर बनवा रहा था, घर बनवाने से रिलेटेड बाहर कोई दुबई का आदमी था, दुबई के आदमी से आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, सरकार बोली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तेरे बिजनेस से रिलेट करे ना करे, अगर उस पे पैसा है तो उस पे जीएसटी है, चाहे तेरे बिजनेस की हो चाहे तेरे बिजनेस की ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला अच्छा, मान लो अगर विदाउट कंसिडरेशन होता तो, सरकार बोली फिर पहले हमें ये बता क्या वो तेरा रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है। मैं बोला हाँ मेरा ही भाई है, मेरा ही भाई है। सरकार बोली वेरी गुड, अगर तेरा भाई है तुझ पे डिपेंडेंट है, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मैं बोला हाँ हाँ मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही लीगल सर्विसेज दी है। सरकार बोली फिर इस पे जीएसटी है। मैं बोला अच्छा, मान लो अगर रिलेटेड पर्सन होता बिजनेस से रिलेट नहीं करता तो, सरकार बोली नहीं है जीएसटी। सरकार बोली अगर मान ले बिजनेस से रिलेट करता बट अगर वो तेरा रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होता तो उस पर भी जीएसटी नहीं होता। अच्छा एग्जाम्पल देखो, मेरे ना मासी का लड़का है, वो ना दुबई में गोल्डमैन सैच में, सुनो नाम, गोल्डमैन सैच कंपनी जहाँ पर अपन इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, एक सीए का ड्रीम कंपनी होती है गोल्डमैन सैच, ड्रीम। एक आदमी को अगर सीए बन के कहीं पहुंचने की तमन्ना है तो वो कंपनी गोल्डमैन सैच है। वहां पहुंचने की हम सिर्फ सीए लोग तमन्ना करते हैं, सीए बनने के बाद अगर पहुंच गए तो इतना पैसा, बाप रे बाप, आप पैसा तो छोड़ ही दो, पैसा तो आप छोड़ ही दो कि आप कितना कमाओगे, बट वो एक ड्रीम कंपनी है गोल्डमैन सैच। इंटर्नशिप आजकल मिलने लग गई है, वहां पर इंटर्न्स को हायर करते हैं, बट आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ वो इंटर्न्स को हायर करके भी सीए वाला काम नहीं कराते हैं, दूसरा काम कराते हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैच अलग ही लेवल की कंपनी है। मतलब जो मेरा भाई है उसको पता है अगले दिन गोल्ड का रेट क्या होगा, वो उस लेवल पे बैठा है, ठीक है। अब समझो, तो मासी का लड़का रिलेटेड में आएगा, मैं तो आपसे पूछ, मासी तो जानते हो ना भाई, मासी का लड़का, आप लोग मासी बोलो मौसी बोलो जो बोलते होगे भाई, क्या लगता है रिलेटेड नहीं है। मैं अरम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर उससे कुछ क्या बोलते सर्विसेज इंपोर्ट करूं, क्या लगता है जीएसटी, कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं है, और अगर कंसिडरेशन है तो फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो जीएसटी है, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो मासी का लड़का हो कोई आदमी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया, बैठा दिमाग। आपसे इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो घिसे पिटे उसी टाइप के आते हैं, सेम टाइप के, कि एक लॉयर है, लॉयर की सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी है, वही घिसे पिटे क्वेश्चन आते हैं, फिर वो उसी को ऐड कर देते हैं, वो लॉयर आपका एक बार ब्रदर बोल देते हैं, फिर उस लॉयर को एक बार इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, एक बार डिपेंडेंट बोल देते हैं, इसी टाइप से घुमाते हैं, बहुत ईजी रखते हैं, ज़्यादा टिपिकल करते नहीं है सर, बट कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हिंदुस्तान लीवर और यूनिलीवर समझते हो, हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर, ये बाप है ये बेटा है ना, हिंदुस्तान लीवर इंडिया में है, यूनिलीवर बाहर की कंपनी है। ये डव शैम्पू तो जानते होंगे ना, तो वो इन्हीं का प्रोडक्ट है। तो ये यूनिलीवर वाले ना हिंदुस्तान लीवर वाले को सर्विसेज देते हैं,
बात ये होती है सर कंसिडरेशन है कि नहीं है। अगर कंसिडरेशन है तो सोच क्या रहे हो, फिर तो जीएसटी है सर। अरे ये बाहर में ना, ये यूएस में, ये इंडिया में इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी अगर कंसिडरेशन है तो। और नहीं कंसिडरेशन है तो चेक करो सर, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन में कवर होते हैं? हाँ हाँ हाँ, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है भाई, 25% से कहीं ज्यादा है, तो सर ये लोग डिस्टिंक्ट पर्सन में कवर हो जाता है। फिर बात आती है सर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ बिल्कुल हाँ, यूनिलीवर डव शैम्पू का फॉर्मूला बनाता है, हिंदुस्तान लीवर डव शैम्पू बनाता है, ठीक है, फॉर्मूला बना के तो वही दे रहे ना, ये लोग शैम्पू यहाँ बनाते हैं सर। सरकार बोली इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस, बिल्कुल जीएसटी है सर। समझ आया? इसके अलावा अगर कोई केस रहा तो नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। समझ आई कहा? एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉन टैक्सेबल, ठीक। सप्लाई ही नहीं है, जीएसटी की बात ही नहीं है। समझ आई कहानी? बैठे हैं दिमाग में सब? क्लियर हुआ यहाँ तक क्या चला? पहले यहाँ तक बैठना चाहिए, यहाँ तक समझ आना चाहिए सर, ठीक है। अब छोटी छोटी बातों पे थोड़ी थोड़ी सी लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे। एक ये सर्कुलर बच गया था, बीच का एक सर्कुलर ये था। पहले मेरे को आप ये बताओ, ये समझते हो मोल्ड्स और डाइस क्या होता है? साचा, साचा बोल लो, कई लोग इसको ढांचा बोलते हैं, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं हिंदी में। मोल्ड्स डाइस किसी भी चीज को शेप और साइज देने के लिए ये यूज होता है सर। ध्यान से सुनो, एप्पल खुद तो अपना मोबाइल नहीं बनाता है, ये तो जानते हो ना, एप्पल अपने मोबाइल का कवर भी खुद नहीं बनाता है। तो एप्पल क्या करता है, ध्यान से सुनो, एप्पल क्या करता है, जब भी जैसे नया फोन लॉन्च होगा, तो नया फोन लॉन्च होगा तो एप्पल क्या करता है, जिस भी शेप और साइज का वो बनाने वाला है मोबाइल, उस शेप और साइज का बनाने के लिए वो उसके मोल्ड्स और डाइस किसको दे देता है? कवर वालों को दे देता है। और कवर वालों को बोलता है सुनो, ये मैं मोल्ड्स और डाइस दे रहा हूँ, आप इसके बेसिस में इसका कवर तैयार करो। फिर क्योंकि एक दिन में कवर तैयार नहीं होगा, है ना, तो वो कवर बनने में टाइम लगेगा, तो भाई मोबाइल के साथ कवर भी तो लॉन्च होगा ना सर, नहीं तो आदमी कैसे यूज करेगा उसको, तो उन लोग दे देते हैं सर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एप्पल मोल्ड्स एंड डाइस दे देता है सर, सामने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है, जो उससे कवर बनाएगा। और ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होते सर, अलग ही पर्सन है सर, रिलेटेड नहीं है सर, रिलेटेड और डिस्टेंट पर्सन नहीं है, लोग अलग है। सरकार बोलती है इसको सप्लाई नहीं मानते, इस पे जीएसटी की बात हम नहीं करेंगे। मैं सरकार को बोला क्यों? सरकार बोली अरे मेरे बाप, वो जो मोल्ड्स और डाइस दिए वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, बेसिकली ये जॉब वर्क टाइप से होता है भाई। वो मोल्ड्स और डाइस एक टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगा, यूज भी नहीं होगा। अरे आईफोन 12 का 13 में थोड़ी काम आएगा, और 13 का 14 में काम नहीं आएगा सर, तो वो तो कुछ टाइम पीरियड के लिए है, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा ना। इसलिए सरकार बोली इसको सप्लाई मानते ही नहीं, इस पे जीएसटी नहीं है। क्योंकि जब एप्पल अपना फोन बेच रहा होगा तो बेचते टाइम उसने इसमें मोल्ड्स और डाइस की कॉस्ट पहले ही ऐड कर दी होगी, ऐड तो किया होगा ना, जब वो खरीदा होगा, खरीद के जॉब वर्कर को भेजा होगा, तो जब वो खरीदा होगा तभी वो इसमें कॉस्ट ऐड कर चुका होगा। तो अलग से फिर दोबारा करवाएंगे तो वही है, ट्रांजेक्शन ट्रेल क्रिएट होगा, काम बढ़ जाएगा, जीएसटी की क्रेडिट वगैरह की बात चालू हो जाएगी सर। इसलिए सरकार बोली नहीं, हम कचर कचर चाहते ही नहीं सर। तो फिर जीएसटी आ रहेगा, बेचोगे तो जीएसटी आ रहेगा। मैं मोल्ड्स और डाइस खरीदा, मैं एप्पल वाला हूँ, मैं मोल्ड्स और डाइस खरीदा हूँ, तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हूँ, पर मैं तो खरीदा, मैं खरीदा तो मैं क्रेडिट ले चुका हूँ, मैं खरीदा तो मैं क्रेडिट लिया था, तेरे को फ्री में दिया था, तू तो वैसे भी जॉब वर्कर है, तू तो मुझे जॉब वर्क करके मेरे मोल्ड्स और डाइस वापस कर देगा, है ना। तो मैं तेरे को दिया, तू उससे मोल्ड डाइस से चीजें बनाया, तू अपना जॉब वर्क चार्जेस ले ले, मैं तेरे को काम मना कर रहा हूँ, मैं तेरे को तेरा जॉब वर्क चार्जेस दे दूंगा, उस पर जीएसटी है। अब कल के दिन वो मोल्ड्स और डाइस जैसे ही खत्म हो जाएगा काम, तू मुझे वापस करेगा, मैं उसको बेच दूंगा। जनरली बेच ही देते, क्या काम आया, फिर अपने काम का ही नहीं है तो मैं उसको बेच दूंगा,
बेचूंगा तो उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। अब मैं जैसे जीएसटी चार्ज होगा तो तू बोलेगा सर ऐसे में तो नुकसान हो गया। काय का नुकसान, पीछे तो मैं क्रेडिट लिया था, एडजस्ट कर दूंगा। समझ आए, क्लियर हुआ ये, पक्का। शेड्यूल 2 मेरे हिसाब से ऐसा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं आता। फाइनल में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि सर व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, व्हाट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है कि नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं, ये नहीं पूछते। फाइनल में नहीं पूछते, इंटर में पूछते हैं। इंटर में तो पूछ देते हैं कि भैया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं है। फिर भी मैं आपको शेड्यूल 2 एक बार पूरा बता देता हूँ। एग्जाम टाइम में इस पर इतना फोकस नहीं करना, डजंट मेक एनी सेंस, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका कि आप जबरदस्ती इसमें पूरा दिमाग लगाओगे, टाइम पूरा चले जाएगा सर आपका। ठीक है, चलो शेड्यूल 2 की चीजें देखते हैं, एकदम सिंपल है, आराम से इसको फटाफट सुनना। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल वर्ड का मतलब होता है ओनरशिप। अगर आप किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो किसी गुड्स में तो सरकार बोलती है सप्लाई ऑफ गुड्स है। और अगर आप किसी को सिर्फ राइट दे रहे हो, यूज करने का अधिकार दे रहे हो, तो वो सर्विस हो जाएगा सर। ठीक, फिर इन्होंने बोला सर ऐसा भी हो सकता है, हायर परचेस समझते हो, इंस्टॉलमेंट में अपन गाड़ियां लेते हैं, कुछ हायर परचेस, एक जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा गाड़ी मेरी। लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, सब सर्विसेज है। कोई भी चीज किराए पे देना, चाहे कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, ये भी सिनोनिम्स ही चलता है, उसी टाइप का है। लीज, रेंटल, ईजमेंट्स, प्रॉपर्टीज के लिए, मशीन्स के लिए ईजमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट, प्रोसेस, जॉब वर्क, जो भी आपको मैंने बताया था, ये भी सर्विसेज है। जॉब वर्क में गुड्स थोड़ी होता है, सब सर्विसेज है। ठीक, अगला, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोस एसेट्स। मैंने अपने बिजनेस की कोई एसेट ही बेच दी, मैं ये फर्नीचर ही बेच दिया, सरकार बोलती है सप्लाई ऑफ गुड्स है भाई, सर्विस थोड़ी के सर। किसी को यूज करने दिया, क्या यूज करने दे सकते हैं हम? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों अपन बिजनेस एसेट अपनी यूज करने नहीं दे सकते? किसी को दे सकते हैं। सरकार बोली आपने किसी को अगर यूज करने दिया, सिर्फ यूज करने, तो वो सर्विस, बेच दोगे तो गुड्स हो जाएगा सर। समझ आया? अगला, वेयर पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई ऐसा बंदा है जो 20 लाख से भी नीचे चले गया, 20 लाख से भी नीचे चले गया, और उसके जो गुड्स वगैरह है, उसके जो बिजनेस के एसेट्स है, ठीक है, वो बिजनेस के एसेट्स वो किसी और को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है सर। वो क्यों कर रहा है? वो बोलता है भाई मेरा तो धंधा ही बंद हो रहा है, तो धंधा बंद हो रहा है तो मैं कल के दिन क्या करूंगा, धंधे में जो एसेट वगैरह पड़ी हुई है, तो ये एसेट को मैं निकालना चाहता हूँ। कई लोग होते हैं ना धंधा बंद करने से पहले निकाल देते सस्ते में सब चीजें, सरकार बोलती है सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें सर्विस कैसे होगा भाई? धंधे के एसेट्स निकाल रहे हो ना आप। नेक्स्ट, आप किसी को रेंट पे दे दो इमोरल प्रॉपर्टी, चाहे कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी हो, सब सर्विस है, सब सब। ये वाला पॉइंट थोड़ा समझो, एकदम सिंपल समझो। घर बना के बेचोगे तो जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। अधूरा घर बेचोगे, अधूरा, अधूरा मतलब आपने दीवार खड़ी कर दी है, घर बना ही नहीं है, उसको बेच दिए, तो सरकार बोलती है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसीलिए आजकल अपन न्यूज़पेपर में जितनी भी एड्स देखते हैं उसमें देखना है एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई रहती है, रेडी टू मूव, इजी पोजीशन, ये सब वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डर पागल नहीं है जो अधूरा बेचेगा, मर जाएगा अधूरा बेचा तो जीएसटी आ जाएगा। आप सोचो इमोरल प्रॉपर्टी है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, जीएसटी तो वैसे भी नहीं आना चाहिए था, पर अगर आप अधूरा बेच दिए तो जीएसटी है। इन्होंने इसीलिए लिखा है सर एक्सेप्ट, आप अगर कंप्लीट करने के बाद बेचे तो जीएसटी नहीं है, आप अधूरा बेच दिए तो जीएसटी है सर। इसीलिए शुरू में उन लोग सिर्फ बुकिंग अमाउंट लेके छोड़ देते हैं कि भैया आप बुकिंग अमाउंट दे दो, अभी मैं आपको घर बेचा ही नहीं हूँ, नहीं बेचा हूँ, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है सर, बुकिंग अमाउंट का एग्रीमेंट कर लेते हैं बस। लोग बेचते नहीं है, बेचेंगे तो मर जाएंगे। समझ आया? ठीक है, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब किसी को यूज करने दे रहे हो, परमिट कर रहे हो, सरकार बोली ये सब सर्विस है। कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करवा रहे हो, आजकल तो ये सॉफ्टवेयर का ही जमाना है सर, जिसको देखो सॉफ्टवेयर ही तो डेवलप कर रहा है सर, ये सर्विसेज है सर।
ये वाला पॉइंट हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, अभी इससे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत डिटेल में इसके नीचे सर्कुलर्स पढ़ने वाले हैं। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट, इसको मैं नीचे बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इसको अभी छोड़। फिर हम किसी को राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, जिसमें हम कैश में या डेफर्ड पेमेंट किसी भी तरीके से चले सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी सर्विस, ठेकेदारी तो आंख बंद करके सर्विस। और ये रेस्टोरेंट वालों को क्रिस्टल क्लियर करे कि भैया रेस्टोरेंट वाले लड़ो मत, आप सर्विस में ही आते हो, रेस्टोरेंट वाले लड़ना बंद कर दो, ठीक है, समझ आया। इसके बाद बस ये इतना ही था शेड्यूल 2 वाला। एक ये समझो छोटा सा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कर सकते हो आप। वर्क कॉन्ट्रैक्ट किन किन चीजों का होता है। ठेकेदारी है, ठेकेदारी में तो आप कुछ भी घसीट दो, पीओपी, लाइट्स, ये टाइल्स, ये दीवार, सबका तो ठेकेदारी होती है, किसकी ठेकेदारी नहीं होती। तो इन्होंने बोला भैया ये सब चीजों की ठेकेदारी हो सकती है, कुछ भी। अब किसी का घर पहले से बन गया तो उस घर को ऑल्ट्रेशन भी तो करा सकता है, उसकी भी ठेकेदारी होती है। ठेकेदारी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, किस चीज की ठेकेदारी नहीं हो रही आजकल। अरे समझ, एक लास्ट बस ये, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट एंड पगड़ी अंडर जीएसटी। ये टेनेंसी राइट पता है? सुने हो कभी टेनेंसी राइट? मालिकाना हक, हिंदी में हम ये बोलते हैं मालिकाना, इंग्लिश में टेनेंसी राइट। समझाता हूँ, ठीक, हाँ ठीक, मैं ये बोलने रहा था, जैसे मान लो ये मेरी प्रॉपर्टी में 20 साल से रह रहा है, तो जैसे ही ये मेरी प्रॉपर्टी में 20 साल से रहते हैं, इसके पास मालिकाना हक आ जाता है, टेनेंसी राइट। अब इसके पीछे कैसे आता है वो हम ना सीए इंटर छोटे थे ना तब पढ़ते थे आईएचपी में, कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी में 12 ईयर से ज्यादा रह जाए, डीम्ड ओनर सेक्शन 27, कि सर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी में 12 साल से ज्यादा रह जाए और आपका रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ से ज्यादा का है, 1 ईयर से ज्यादा का है, तो उस केस में सामने वाले के ऊपर मालिकाना हक आ जाता है, मतलब डीम्ड ओनर हो जाता है वो, मालिकाना हक, डीम्ड ओनर। तो मैं बोला भाई सुन, तू मेरी प्रॉपर्टी में 20 साल से रह रहे, तेरे पास मालिकाना हक है, पर मैं रियल ओनर हूँ, तेरे पास तो ओनरशिप आई है ना, मालिकाना हक आया है, पर मैं रियल ओनर हूँ, तू बता मेरी प्रॉपर्टी से निकलने का क्या लेगा। तो सर 10 लाख दे दो, ठीक, 10 लाख पे जीएसटी, 10 लाख पे जीएसटी, क्या बोला समझ आया? पर इसमें एक मिनट रुको, अभी 1 मिनट रुको, ठीक, कुछ बातें समझते हैं। ये टेनेंसी राइट समझ आया, आप इसको टेनेंसी राइट भी बोल सकते हो, पगड़ी भी बोल सकते हो, वर्ड्स अलग है, बात सेम है, वर्ड अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके। जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो पगड़ी वर्ड यूज करते हैं, अपन टेनेंसी राइट यूज करते हैं, तो वो अलग अलग लोग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं सर, ठीक। अभी रुको, कुछ सीखना है हमें। GSTs attract even though stamp duty and registration charges is levied on such premium. Stamp duty पता है ये कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट देती है स्टैम्प ड्यूटी। भले, अच्छा आपको पता है कोई भी एग्रीमेंट हम करवाते हैं या कोई भी चीज तो स्टैम्प पेपर में होता है, चाहे स्टैम्प पेपर आप 50 रुपए वाला लो, 100 रुपए वाला लो, 500 वाला लो, 1000 वाला लो, वो तो डिपेंड करेगा आपका कितना बड़ा किस लेवल का एग्रीमेंट है सर। स्टैम्प ड्यूटी भाई मालिकाना हक से निकाल रहा हूँ ना मैं उसको, तो क्या लगता है स्टैम्प नहीं बनवाऊंगा भाई, पूरा एग्रीमेंट करवाऊंगा कि अगली बार मत आ जाना पैसा ले। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई भी जो स्टैम्प बनवाते हैं उसको गवर्नमेंट के पास अपन को नोटरी करवाना पड़ता है, नोटरी रजिस्टर करवाना पड़ता है, अबे चार्जेस देना पड़ता है, फ्री में नहीं होता है, वहां लगते हैं चार्जेस। सरकार बोली भले ही अगर आपने ये भी पे किया होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीएसटी लेंगे मतलब लेंगे। नहीं तो कई लोग क्या बोलते थे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, रियल लाइफ में लोग क्या बोलते हैं, भैया वो दे तो दिया गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी, अब काय का जीएसटी। सरकार बोली पागल है, स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाती है, ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे रहा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है, जीएसटी पूरे लेवल पे रहता है। समझ आई कहानी, बैठा दिमाग में? रजिस्ट्रार जो तो ये बोल रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट इन अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगेंस्ट अ टेनेंसी प्रीमियम। ये पॉइंट वैसे मैं अभी नहीं छेड़ना चाह रहा था क्योंकि ये एग्जामिनेशन में कनेक्ट होता है कि अगर मैं किसी को रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग करूं, अपना घर किसी को रेसिडेंस के लिए दूं
और जब मैंने किसी को अपना घर रेसिडेंस के लिए दिया, वो भाई साहब 20 साल से ज्यादा रह गया, अब वो टेनेंसी राइट की बात आ गई, तो उस केस में टेनेंसी राइट पे जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्ट है। तो आप बोलोगे फिर आप ये बताओ सर टेनेंसी राइट पे कब जीएसटी आ जाता है? जब टेनेंसी राइट एग्जेम्प्ट वाली प्रॉपर्टी में ना हो तभी टेनेंसी राइट पे जीएसटी आएगा। अब आप मेरे को ये बोलोगे सर एग्जेम्प्ट वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? भाई एग्जेम्पशन चैप्टर में रेंटिंग का मेरे पास चार्ट है, वो चार्ट से पढ़ाऊंगा, फिर तेरे को समझ आ जाएगा कि कहाँ पर होगा। जितनी जगह मैं टैक्सेबल बोलूंगा उतनी जगह अगर टेनेंसी राइट है सब जगह टैक्सेबल आ जाएगा, और जितनी जगह मैं एग्जेम्प्ट बोलूंगा उतनी जगह टेनेंसी राइट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। समझ आया? इसके आगे कल पढ़ते हैं।